चलो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अंशिका क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी? हाँ जी, जनरल क्लॉज और रजिस्ट्रेशन एक्ट। जनरल क्लॉज के हिसाब से नहीं, मैंने कल लिखवाया है, अब नहीं अलाउ करूंगी, ठीक है? तो आराम से, मूवेबल पूछ रही हूँ। जल्दी, टाइम नहीं है। नहीं, जल्दी बताओ निशिका। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल पूछ रही हूँ। तुम दोनों से कल मैंने क्वेश्चन पूछा, तो तुम दोनों नहीं पढ़ के आए हो। हाँ, गुड। परमानेंटली फास्टन, ये जनरल क्लॉजेस के हिसाब से। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से हम्म 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 स्टैंडिंग तो रट के क्यों बोल रहे हो? स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? क्या होता है? स्टेम जो होती है इतनी मूव, तो वो मूवेबल है कि इमूवेबल है? तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे आ रहा है? कैसे हो सकता है जब वो मैंने बताया है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? मुस्कान, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? वेरी इजी गाइस, मूवेबल तो बहुत इजी है। तुमसे मैं पूछ रही हूँ। एवरी प्रॉपर्टी, बस यही है मूवेबल प्रॉपर्टी, यही तो है। कल क्या लिखवाया? कल नहीं थी क्लास में? कल लिखवाया है मैंने दोनों का डिफरेंस। याद आया अब रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से वेरी गुड। और ग्रोइंग, नो 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 नो, नॉट अलाउड। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी है वो। नो 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 नो, नॉट अलाउड। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था टाइम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू गाइस, एवरीबॉडी से बाय। नहीं चलो स्ट्रिक्टली, कल 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 मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास कल होगी ना? कल सैटरडे, ठीक है? हमने कल पढ़ा है रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर, मतलब रूल्स अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी, यानी कि आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप ट्रांसफर आगे प्रॉपर्टी ना करो। दिव्यांश, क्या आप कौन से पढ़े हैं अपन ने? रिस्ट्रेन, दो रिस्ट्रेन पढ़े हैं। कल हमने यही पढ़ा है ना? तो हमने दो पढ़े हैं, पार्शियल और एब्सोल्यूट, ठीक है? तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट इज void, invalid. Partial is sometimes in certain conditions it is valid. फिर हमने एक देखा restraint on
enjoyment, तो आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए, पर अगर किसी और के बेनिफिट के लिए आप उसे रिस्ट्रेन कर रहे हो, यानी राइट टू लाइट, राइट टू वे, तो वो रिस्ट्रेन अलाउड है और वो रिस्ट्रेन वैलिड है। फिर आ जाते हैं ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। वो 2 पॉइंट्स, इसलिए ही मैंने बोला था उसकी इंग्लिश थोड़ी लीगल टर्म्स ही है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, जिसने ट्रांसफर किया है उसके पास रिमेनिंग इंटरेस्ट उसका जो है वो पूरा का पूरा अनबॉर्न के पास चला जाता है, उसका मतलब वो है। पहली लाइन है, इट शुड बी प्रिसीडेड बाय लाइफ एस्टेट इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। जिसको इसमें डाउट है, प्रिसीडेड मतलब समझो पहले से, ठीक है। लाइफ एस्टेट यानी किसी के जिंदा रहने तक के लिए, ठीक है। ऑफ इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन मतलब दो जिंदा रहने तक, दो जिंदा पर्सन जब तक उनकी जिंदगी है तब तक उनके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे पर्सन को ट्रांसफर करो जो लिविंग पर्सन है और उसके लाइफ एस्टेट तक उसको ट्रांसफर कर दो। सेकेंड पॉइंट, इट शुड कंप्राइज द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरर, मतलब ट्रांसफर जब ट्रांसफर कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन के पास जाना चाहिए ऑफ द ट्रांसफरर, सो दैट देयर कैन बी नो फर्दर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर्स। मतलब अगर ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की है और बोला है कि बी तुम ये प्रॉपर्टी रखो एज अ ट्रस्ट और फिर तुम्हारे अनबॉर्न बेबी के पास ये प्रॉपर्टी जानी चाहिए, इसके बाद हम आगे और किसी का नाम नहीं लेंगे कि फिर उसके भी बेबी के पास जाना चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते जब हमें किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। अब समझ आया? हाँ, ट्रस्ट ऑफ ए मतलब ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट, यही हम बोल रहे हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ट्रस्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए ना, तो ए ट्रस्ट करके बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कि अभी के लिए प्रॉपर्टी तुम रखो, उसके बाद तुम्हारे एल्डेस्ट सन फिर यंगेस्ट सन के पास जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ बी नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट ऑफ ट्रस्ट कौन कर रहा है? ए, तो ए के भरोसे के लिए वो रख रहा है क्योंकि ए अल्टीमेट वांट्स कि वो अनबॉर्न पर्सन के पास जाए, ठीक है। उस पे वो चीज करेक्ट लिखी है। एंड इज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली, इसमें इलस्ट्रेशंस ना उन्होंने ऐसे, अभी आगे हम और देखेंगे, इसी फॉर्म में उनको बहुत बारीकी से इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, हर जगह कॉमा पॉइंटर्स ये सब देख के। अब उनने जब एक्सप्लेनेशन में ही समझा दिया कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर होगा, किसी के बेनिफिट के लिए होगा, तो आप पहले एक ट्रस्ट क्रिएट करोगे, तो आपके भरोसे के लिए कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी रख रहा है और उसके बाद अनबॉर्न पर्सन को देगा, ठीक है। तो बी के ट्रस्ट पे नहीं बन रहा है, ए अपना ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है जिसमें ए बी को ट्रांसफर कर दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट है। अगर वो बी के ही ट्रस्ट में करेगा तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी बी की हो गई है, ठीक है। चलो अब है कंडीशनल ट्रांसफर, करा, इजी है, पढ़ते हैं अपन, ठीक है। कंडीशनल ट्रांसफर हमने कंटिंजेंट ट्रांसफर पढ़ा है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कि कंडीशंस लगा देते हैं हम, अब अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, पर लॉ समझाना चाहता है कि कब आप एक कंडीशंस नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कंडीशंस मत लगाओ जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या फॉरबिडन बाय लॉ है। ऐसे मत बोलो कि भाई तू यहाँ से कूद जाएगा तो मैं तुझे प्रॉपर्टी दे दूंगा, तू इसका मर्डर कर देगा तो मैं तुझे प्रॉपर्टी दे दूंगा, ऐसे कंडीशंस आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये सब इलीगल चीज है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ऐसी कंडीशंस आपको नहीं लगानी चाहिए। देखो, व्हेन एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी बट इज मेड टू डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन बाय ट्रांसफरी, मतलब एक इंटरेस्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं और एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसफरी वो कंडीशन पूरी करे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसे ट्रांसफर कर देंगे। द ट्रांसफर इज नोन एज कंडीशनल ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन पे। such a transfer may be subject to a condition precedent or condition subsequent। अच्छा, अभी समझते हैं कंडीशन प्रीसिडेंट यानी पहले से ही हमने बोल दिया पहले कंडीशन पूरी करो फिर हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। एंड व्हाट इज सब्सिक्वेंट?
देखो अब आपके हिसाब से मतलब पहले ट्रांसफर कर दे रहे फिर बेटा तू कंडीशन पूरी करना, नहीं, टीपी एक्ट के हिसाब से वो बोलते हैं कि हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा कुछ काम किया तो प्रॉपर्टी हम वापस ले लेंगे, इसलिए उसे बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट कंडीशन। भाई मैं तुझे ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ठीक है, अगर इसके ऊपर तूने एक स्टोरी बनाई क्योंकि उससे किसी और की लाइट अफेक्ट होती है तो मैं तुझसे ये प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। ये क्या है? सब्सिक्वेंट कंडीशन, कि हमने किसी पे बोल दिया कि ऐसे काम मत करना, अगर किए तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? हमारी वापस, ठीक है। इफ देयर इज if the interest is made accrue on the fulfillment of the condition is said to be condition precedent। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक बात से रुक रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन प्रीसिडेंट, मतलब पहले वो कंडीशन पूरी करो और फिर हम आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। फॉर इंस्टेंस ए अग्रीज टू सेल हिज लैंड टू बी इफ बी मैरीज सी। ए ने बोला प्रॉपर्टी बी तुझे दूंगा अगर तू सी से शादी करेगा तो ये क्या हो गया? कंडीशन प्रेसिडेंट, कि पहले शादी करो और फिर प्रॉपर्टी ले लो। फिर है दिस कंडीशन इज प्रेसिडेंट, द कंडीशन प्रेसिडेंट विल बी अलाउड टू ऑपरेट ओनली इफ डज नॉट हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 25 क्या बोलता है? फर्स्ट प्लेस सेज दैट द कंडीशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू फुलफिल। सबसे पहले क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू फुलफिल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन मत लगाओ कि इम्पॉसिबल हो जाए। तो इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर होगा? तो हमेशा कंडीशन ऐसी हो जो पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 miles in a hour, द लीज इज वॉइड। मैं आपको एक फार्म दे रहा हूं लेकिन आप यहाँ पे 100 माइल्स तक के चक्कर लगा के वॉक करके और तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, एक पर्सन इतने नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम ए वाली कंडीशंस नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? इम्पॉसिबल टू फुलफिल, ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सेकेंडली द कंडीशन मस्ट बी नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। भाई लॉ के अगेंस्ट तो आप कोई कंडीशंस लगा ही नहीं सकते। थर्डली इट शुड नॉट बी सच अ नेचर दैट इट परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। ऐसी कंडीशंस मत दो जिससे लॉ का ब्रेकेज हो रहा, आप लॉ की बात को ही खत्म कर रहे हो। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ए ट्रांसफर ₹500 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मर्डर सी। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया? जाके उसका खून करके और फिर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा या 500 रुपए दूंगा। तो ऐसी बातें आप ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते, इसमें क्या हो रहा है? लॉ डिफीट हो रहा है। फोर्थली इट शुड नॉट बी फ्रॉडलेंट, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, फ्रॉड मत करो। फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स फॉल्स रिसीट टू वाई ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल इन कंसिडरेशन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ लैंड। मतलब उसने बोल दिया कि ये लैंड मेरा है और अब ये रिसीट तू रख तो तेरे को भी ट्रांसफर हो जाएगी और उसके बदले मुझे कंसिडरेशन, उसके बदले मुझे पैसे दे देना। द ट्रांसफर वुड बी वॉइड, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। Fifthly, the condition should not be such as to cause injury to a person or property of another। ऐसे conditions मत लगाओ जिससे किसी और की प्रॉपर्टी या किसी और पर्सन को हार्म या इंजरी हो सके। एंड लास्टली, the condition should not be immoral or opposed to public policy। एक जनरल नेचर होता है कि भाई ये पॉलिसीज हैं, ऐसे ही चीजें करनी चाहिए, आप उसके अगेंस्ट जाके उसको बोल रहे हो कि ये करेगा तो मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, तो वो भी अलाउड नहीं है। Does an agreement, इसका एग्जाम्पल है, does an agreement give a son or a daughter in adoption for a consideration is opposed to public policy as trafficking in children is forbidden by law। मतलब हमने किसी से अग्रीमेंट कर लिया कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मैं तुम्हें दे दूंगा और फिर तुम मुझे ये प्रॉपर्टी दे देना, तो ये गलत है, बच्चों को ऐसे बेचना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब सब अपने नोट्स में पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट, कंडीशनल ट्रांसफर लिख देना। कंडीशनल ट्रांसफर में दो होते हैं, प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। जल्दी जल्दी। कंडीशनल ट्रांसफर के अंदर होते हैं प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर।
ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रांसफर तो उसके नीचे 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रांसफर में फर्स्ट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू फुलफिल, हाँ, प्रेसिडेंट कंडीशन के अंडर हमें पॉइंटर्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन शुड नॉट बी, मतलब सिर्फ शुड नॉट बी लिख सकते हो, इम्पॉसिबल टू फुलफिल। लिखा। सेकेंड, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, इट शुड नॉट बी, मतलब कंडीशन शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। फिर थर्ड, it should not be it should not defeat the provision of law, तो should not defeat the provisions of law। लिखा इतना सबने। फोर्थ, should not be fraudulent, फिफ्थ, should not cause an injury to property or person, another property or person, should not cause injury to another property or person, ये हो गया फिफ्थ, another property or person। Sixth, should not be immoral or opposed to public policy। 6 के 6 हमको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर हमने एक बार लिख लिए तो हमारे लिए इजी हो जाता है। शुड नॉट बी इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। मुस्कान एक बार पढ़ के रीड करना सारे। फर्स्ट, सब सुनो। थर्ड, फोर्थ, पब्लिक पॉलिसी। इजी। तो हमें अगर कंडीशन, इसमें कितना बड़ा पैराग्राफ बना के दिया है ना, और फिर कहीं कहीं एग्जाम्पल्स हैं सारे पॉइंट्स के बाद, तो एग्जाम्पल्स तो हम खुद भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन पॉइंटर्स हमें ऐसे याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कंडीशनल ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने 2 ट्रांसफर पढ़े, प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिया, जो भी जहां पे इंटरेस्ट अक्रूड रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रांसफर। और सच ट्रांसफर शुड नॉट बी, जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। If the condition is not hit by any of the above provisions, it is valid। मतलब अगर ये सारी चीजें आप नहीं करोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, वैलिड कंडीशन हो जाएगी आपकी। Still the law does not insist on its literal fulfillment, it is sufficient if it is substantially complied with। Where A transfers rupees 5,000 to B on a condition that he shall marry with consent of C, D, E। अब क्या बोल दिया हमने, भैया A ने बोला B को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने कंडीशन लगा दी कि तुमको शादी करनी है सी से, ओके, लेकिन तुमको कंसेंट लेनी है डी, ई और एफ से, मान लो, ठीक है। तुमको 3 लोगों से कंसेंट लेनी है कि भाई मैं क्या सी से शादी कर सकता हूं। अगर तुम सी से शादी इनकी कंसेंट लेके कर लेते हो तो तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर जाएगी। मतलब इसके पास क्या क्या कंडीशंस है, एक तो इसको सी से शादी करनी पड़ेगी और एक इन तीनों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। हम जो लाइन पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भैया अगर उसमें सब्सटैंशियली आपने पूरी कंसेंट, मतलब पूरी कंडीशंस कंप्लाई कर लिए तो हम मान लेते हैं और फिर आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। इस एग्जाम्पल में ऐसा है कि जो एक पर्सन है ई, वो मर जाता है, तो अब वो तो है ही नहीं, और डी और एफ की उसको कंसेंट मिल गई, तो और सी से शादी भी हो गई, तो क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा,
हो जाएगा, क्योंकि सब्सटैंशियली उसने कंप्लाई कर लिया। अब ई है ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे रोकोगे कि भाई तूने उससे कंसेंट नहीं ली। ठीक है, तो अगर आपने कंडीशंस को सब्सटैंशियली फुलफिल कर दिया, सब्सटैंशियली ऐसा नहीं कि पार्टली फुलफिल कर दिया, पर इन अ वे अगर हम बोले कि हाँ पूरी हो गई है कंडीशंस, एक की आपने कंसेंट नहीं ली क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, तो हम आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग इसको ओवरऑल भी सोचो तो तुमको एग्जाम्पल यही आएगा, अगर आया भी तो केस लॉ, कि अगर एक पर्सन को बोला कि भाई तुम्हें 5,000 मैं दूंगा ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी बी विद कंसेंट ऑफ he shall marry with consent of CDE, तो B marries with the consent of CDE only as E has died earlier, तो B is deemed to fulfill the conditions। हम मान लेंगे कि उसने conditions fulfill कर लिए। ठीक है, a transfer may also be made subject to contingency which may or may not। अगर ये हमने पढ़ा है कि भाई ऐसी भी contingency ट्रांसफर कर सकते हैं जो चीजें हो सकती हैं और जो चीजें नहीं हो सकती, मतलब may happen may not happen। Thus an interest may be created with conditions superadded that it shall cease to exist in case specified uncertain event shall happen and in case, एक मिनट, और इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन। इसके नीचे यही है ना तुम लोगों को, दिस इज नोन एज यही है ना। ठीक है, तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो हमने जो कंटिंजेंसी में पढ़ा है, कंटिंजेंसी इंटरेस्ट याद है कि कंडीशनल लगा देते हैं कि ये चीज होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, चीज नहीं होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो मे और मे नॉट हैपन वाली चीजों को भी हम ट्रांसफर बोलेंगे जब स्पेसिफाइड इवेंट हो जाएगा या सब स्पेसिफाइड इवेंट नहीं होगा। दिस इज नोन एज कंडीशन, दिस इज नोन एज कंडीशन सब्सिक्वेंट। इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो लोग, जैसे कि सीज टू एग्जिस्ट वर्ड लिखा है ना उसमें, जैसे ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी और कर दी है ट्रांसफर। ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसको बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर स्टोरी मत बनाना। ठीक है, अगर इसने ये स्टोरी बनाई तो इसका इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक हो जाएगी टू ए। ऐसी कंडीशंस लगाना क्या होता है, सब्सिक्वेंट कंडीशंस। वैलिड तो ठीक है, सब्सिक्वेंट कंडीशंस हो जाती हैं ये कि आपने बाद के लिए कंडीशन लगा दी कि मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं इंटरेस्ट, लेकिन बाद में ऐसा कुछ काम मत करना, वो एक कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि स्टोरी उसने बना दी और उसने बोला था अगर तुम स्टोरी बनाओगे तो इतना अमाउंट तुम्हें हमें देना पड़ेगा, तो ये भी सब कंडीशन ही है ना ये। लेकिन पर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हमने अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, आपने आप पे सब्सिक्वेंट कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन लगाना कि मैं पैसे ले लूंगा तुमसे, ये डिपेंड करता है जो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, तो सब्सिक्वेंट कंडीशन के अंदर कवर तब होता है जब हम बोल देते हैं कि ये काम मत करना, तो आपसे प्रॉपर्टी अब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखोगे, तभी इसलिए वो कवर होता है टीपी एक्ट के अंदर, क्योंकि हम एक्चुअल में देख रहे हैं हु इज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम सब्सिक्वेंट कंडीशन लगाने की बात करें कि हम आपसे ओनरशिप वापस ले लेंगे, जैसे वन विच डिस्ट्रॉय और डिवेस्ट द राइट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होगा तो आपका राइट वहां से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय और डाइवेस्ट। ठीक है, मतलब अब आपका वहां पे प्रॉपर्टी में राइट नहीं रहेगा। ये कंडीशन क्या होती है, सब्सिक्वेंट कंडीशन। जैसे ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ विद द प्रोवाइजो दैट बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट। भैया मैंने तुम्हें फार्म दे दिया, इधर पे जो ट्रीज है अगर तुमने वो कट किए तो मैं तुमसे ट्रांसफर अपना प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। ठीक है, तब तुम्हारे पास कोई राइट नहीं होगा, तब तुम इस फार्म के ओनर नहीं रहोगे। ये क्या हो गई, सब्सिक्वेंट कंडीशन। B cuts down the wood, he loses his life interest in the farm. Similarly, if A transfers a farm to B, provided that B shall not go to England within 3 years after the date of ट्रांसफर। ए ने बोला भैया ये फार्म ले लो लेकिन इंग्लैंड मत जाना 3 साल तक। ठीक है, ये क्या लगा दी, सब्सिक्वेंट। ठीक है, द इंटरेस्ट इन द फार्म शैल cease. B does not go to England within the term prescribes his interest in the farm. B does not go to England
within the term prescribed his interest in the farm ceases. Shall not go to England लिखा है ना. B shall not go to England within 3 years after the date of transfer. The interest in the farm shall cease. अच्छा 3 साल तक अगर इंग्लैंड नहीं गया तो interest in the farm shall cease. तो मतलब उसको जाना है तो he does not go to England तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया. बहुत उल्टा उल्टा एक्सप्लेन करते हैं. अगर इंग्लैंड नहीं गया हाँ, ए ने बोला बी से कि भैया इंग्लैंड ये फार्म मैं आपको दे रहा हूं, 3 साल में इंग्लैंड नहीं गए तो तुम्हारा इंटरेस्ट तुम लूज कर जाओगे. ठीक है, तो 3 इयर्स में कहा जाना है उसने. अब वो नहीं गया तो प्रॉपर्टी वापस किसकी हो गई? ए की. ठीक है, 1882 गाइस. ठीक है, now you will notice the distinction between contingent precedent and conditions subsequent. In condition precedent the condition comes before the interest. ठीक है, whereas the condition subsequent the interest is created before the condition. मतलब interest पहले आ जाता है, condition बाद में आती है. ये किस में होता है? सब्सिक्वेंट कंडीशंस. और इंटरेस्ट पहले चला गया और कंडीशंस, इंटरेस्ट नहीं गया और कंडीशन पहले आ गई तो कंडीशन प्रेसिडेंट. द वन प्रीसीड्स द वेस्टिंग ऑफ राइट एंड अदर फॉलोज द वेस्टिंग. ठीक है, एक पहले आता है और एक फॉलो करता है. इन द कंडीशन प्रेसिडेंट द वेस्टिंग ऑफ राइट इज डिलेड अंटिल द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती. ये किस में हो रहा है? कंडीशन प्रेसिडेंट. In condition subsequent there is no postponement of the vesting of right though it is destroyed or divested by reason of non-fulfillment of condition. अगर आपने conditions पूरी कर दी या नहीं पूरी करी तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डाइवेस्ट हो जाएगा. There are certain situations where law says that either the transfer will take effect on the fulfillment of a condition or will not take effect at all. ठीक है, ये एक बार एग्जाम्पल देख लेना, सिंपल सा ही है लिटिगेशन वाला. ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर. डॉक्ट्रिन अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन देख लेते हैं. इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं. सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर. ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांसफर. तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैन बी ट्रांसफर्ड, सिर्फ इतना सा था. उसका एक एक्सेप्शन है जो पेज नंबर 398 में है. 398 खोलना. खोला? अच्छा, अब तुमको क्या लगता है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? हमने देख लिया था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? लीज पे. और ठीक है, जिस पे केस चल रहा है. और ऐसे कोई राइट्स, हमने राइट्स भी पढ़े हैं जिसका ओनर आइडेंटिफाइड नहीं हो. ओके, बेयरलैंड. हाँ, और क्या बोल दिया इसने? कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती? नम्रता. चलो, और कोई? आरती, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती? वो हो गया बेयरलैंड. और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी मतलब ऑस्ट्रेलिया को नहीं होगी. लॉ पढ़ रहे हैं बेटे, लॉ पढ़ रहे हैं हम. भूतिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती वो कह रही है. बताओ, यही बोला तुमने. भूतिया प्रॉपर्टी अगर मैं नहीं बताऊं तो ट्रांसफर हो सकती है. भूल भुलैया मूवी देखी है सबने, तभी तुमने चुप करवा दिया जो. चलो हम पढ़ते हैं. इसमें देखो एच तक पॉइंट्स हैं. पहले एक एक पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. पहला है द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन estate, the chance of relation obtain legacy on the death of kinsman or any more possibility of like nature cannot be transferred. किसी को समझ आया? हेयर माने लीगल हेयर जो आपके होते हैं. ठीक है, तो आपको अगर लीगल हेयर से कोई प्रॉपर्टी आने वाली है उसको पहले से कैसे ट्रांसफर कर दोगे? अभी आई भी नहीं है,
ठीक है, तो वो द चांस ऑफ एयर, दैट इज द चांस ऑफ एयर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, मतलब किसी के लाइफ के जाने के बाद आपको एक चांस है कि यू माइट गेट अ प्रॉपर्टी। भैया हम हमारे पेरेंट्स हैं, अगर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी मिले और आप सोच के बैठो नहीं हमको मिलेगी, तो वो चांस है, हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले। अभी से वो इमेजिन करके आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, भाई जब आएगी ना तो तेरे को ही देनी है और तू उसके मुझे अभी से 50 लाख रुपए दे दे, पता चला वो प्रॉपर्टी आपके पास आई नहीं, तो दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, अ मर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट, अभी हमने पढ़ा कंडीशन सब्सिक्वेंट, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी देयर बाय। व्हाट इज मर राइट ऑफ री एंट्री? काइंड ऑफ, गुड। इसका जो इंटरप्रिटेशन क्या है वो वही है, जब हम प्रॉपर्टी लीज करते हैं, ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी लीज करते हैं और बोल दिया गया कि भैया आगे लीज मत करना, सब लीज मत करना, अगर कर दी तो क्या ही सब्सिक्वेंट कंडीशन है, कर दी तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, तो मोर राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, आपको कोई ईजमेंट राइट मिले, हमने राइट ऑफ वे, राइट टू लाइट, ये सब मैंने दिए हैं अगर किसी पर्सन को, तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हम इसके क्लियर कट पूरे पूरे अभी एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम, अगर कहीं आपको रिस्ट्रिक्शंस मिले हैं, कोई प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट को लेके आपको रिस्ट्रेन किया जा रहा है, तो वैसी प्रॉपर्टीज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अ मोर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, वाइफ लोगों को फ्यूचर मेंटेनेंस मिलता है आफ्टर डिवोर्स, वो आप ये नहीं बोल सकते मेरे बदले ना किसी और को दे देना, मेरे पेरेंट्स को दे दो मेरा फ्यूचर, मैं तो अर्न कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। आपका फ्यूचर मेंटेनेंस आप ही रखोगे, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अ मोर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्या मेरे को अगर किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो मैं किसी और पर्सन को नहीं बोल सकती तू मेरे बदले इसको केस फाइल कर दे, ऐसा नहीं होता, ये मेरा राइट है, ये मैं राइट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन सैलरी पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर द बिकम, गवर्नमेंट जॉब्स अगर है तो ये नहीं बोल सकते मेरे बदले मेरे बेटे को रख लो, आप जो पेंशन मेरे को दे रहे हो मेरे बदले, अभी आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप जिंदा हो तब तक, तो आप मेरे पेंशन वगैरह या मुझे जो सैलरी आ रही है वो मेरे को ना देके किसी और पर्सन को दे दो, तो ये आप दे दो आपको जिसको देनी है, हम ये राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। स्टाइफंड अलाउड मिलिट्री नेवल एयर ऑफिसर सिविल पेंशनरीज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये क्लियरली भी लिख दिया भैया पेंशंस वगैरह आएंगी तो ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपका राइट है, आप ही रखो, ठीक है। पहला है चांस ऑफ एन एयर एपरेंट, इसको हम एक और चीज बोलते हैं स्पेस सक्सेशंस, ठीक है, हम वर्ड्स याद कर लेंगे इसके हेड्स और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहला वर्ड है स्पेस सक्सेशंस, मतलब सक्सेशन होके, सक्सीड होके किसी के जाने के बाद अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आ रही है जो अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन केस in this clause possibilities referred are bare and naked possibilities and not coupled with an interest such as contingent remainders or future interest, also known as right of spec succession, which cannot be subject matter of transfer, future में कोई आने वाली प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। when a person is the owner of the property is in existence और उसके possession में है, this he may transfer, अभी एक पर्सन एग्जिस्टेंस में है, प्रॉपर्टी भी एग्जिस्टेंस में है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। बट इफ द प्रॉपर्टी इज नीदर इन एग्जिस्टेंस नॉर द पर्सन इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी देन ही कैन नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये हमारे मिस्टर अमित, ठीक है, ये हमारी मिस डॉली, बेबी बॉस नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे है अमित के फादर, ठीक है। अगर अमित के फादर के पास है प्रॉपर्टीज, अमित ने बोला डॉली से कि भाई मेरे फादर के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, उनके अभी ओनर मेरे उन प्रॉपर्टीज के मेरे
फादर हैं, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है और मेरे फादर भी लिविंग पर्सन है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ना मुझे फ्यूचर में मिल जाएगी जब मेरे पापा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज आएंगी। डॉली तुम मुझसे ये प्रॉपर्टी ले लो, इसके बदले मुझे 10 लाख रुपीस दे दो। ठीक है, क्या अमित ओनर है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इसके एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसके एग्जिस्टेंस में, अभी इसके हाथ में प्रॉपर्टी आई भी नहीं है, तो वो डॉली बोलेगी कौन सी प्रॉपर्टी? वो बोलेगा ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इसके फादर के पास है, पोजेशन भी, एग्जिस्टेंस भी और ओनरशिप भी। इसके पास ना प्रॉपर्टी आई है ना ये पर्सन ओनर है, तो ये ऐसे ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। If a person is intending buy a certain to buy a certain property but he has no interest in that property, he cannot transfer if unless the property comes to his hands. जब अमित के पास वो प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी तब वो ट्रांसफर कर सकता है, unless he becomes the owner of the property after buying it. अगर मैंने सोचा है कि मैं अब यहाँ पे ये फादर नहीं है, ये मिस्टर राज है, मैंने सोचा है भाई मैं इनसे ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, क्या किया मैंने सोचा है कि मैं बाय करूंगा, अभी मैंने बाय नहीं करी है, बस मैंने सोचा है कि यार मैं सोच रहा हूं आज कि मैं राज से ये प्रॉपर्टीज तीनों ले लेता हूं। अब वो आपने सोचा है तो आप क्या वो सोची हुई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। आपने डॉली को बोला मैंने सोच रखा है तू मुझे 10 लाख दे दे, मैं वहां से प्रॉपर्टी खरीद के तुझे दे दूंगा, जरूरी नहीं है मिस्टर राज इसको प्रॉपर्टी देंगे कि नहीं। तो जब तक आपके हाथ में प्रॉपर्टीज नहीं आ जाती तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, जब तक आपके हाथ में ओनरशिप नहीं आ जाती तब तक आप वो प्रॉपर्टी नहीं कर सकते ट्रांसफर। But if a person obtains certain consideration and agrees to sell the property of which he is not the owner, then on becoming the actual owner of the property, he has to transfer the property as there was a contract between him and the person who has agreed to buy the property. इसका मतलब है काली भैया, पता है एक सीरीज आई थी मिर्जापुर, किसी ने देखी है? कालीन है, कालीन भैया मेन होते हैं ना वो, उसके बच्चे का नाम क्या होता है उसके बेटे का? चलो ठीक है, नहीं देखी बहुत लोगों ने। एक फादर है, ठीक है, उसके सन है, तो ये मान लो मिस्टर अमित ही है हमारे। अगर मैंने डॉली से कंसिडरेशन ले लिया, मतलब मिस्टर अमित ने डॉली से इन रिटर्न 10 लाख रुपए ले लिए वो 3 प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करने के, ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया था कि मेरे फादर की मतलब एज हो गई है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल और जिएंगे तो मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा सपोज। तो अमित क्या बोल रहा है कि पैसे दे दो, कंसिडरेशन ले लिया। अब जब अमित के पास प्रॉपर्टी आएगी तब उसने क्योंकि कंसिडरेशन ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ही इज बाउंड टू सेल दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हर सिचुएशन उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जब हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था तो हमने देखा था कि पहली बात तो आप कंसिडरेशन नहीं लो और प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जिसकी आपकी ओनरशिप नहीं है, बट व्हेन यू नो कि आपको शायद ओनरशिप मिलेगी, ठीक है, अभी तो उसको पता भी नहीं था ना कि मिस्टर राज हो या उसके फादर हो उसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं। अगर आपको पता है प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी और आपने कंसिडरेशन ले लिया है तो आप बाउंड हो कि आप उसी पर्सन को सेल करोगे जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिससे आपने कंसिडरेशन लिया है। This transfer operates on a contract to be performed when the property comes into hands of a person who has agreed to transfer. But where a person wants to make a gift of the property which comes to in his hand in future, he cannot transfer it because gift is voluntary transfer without any consideration. मतलब वो चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है, वो चाहे तो नहीं ट्रांसफर करेगा जब भी उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आएगी, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन, जब आपने 10 लाख रुपए ले लिए तब आप बाउंड हो कि आपको उसी पर्सन को ट्रांसफर करना है। दस अ गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। भाई फ्यूचर में तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा ये टीपी एक्ट के हिसाब से वॉइड है। सिमिलरली द चांस ऑफ एयर अपेरेंट succeeding to an estate of a deceased person, अब देखो चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग, लीगल एयर से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है जो सक्सीडिंग है, यानी कि जिनकी लाइफ जब सक्सीड हो जाएगी, जब लाइफ खत्म हो जाएगी, ऑफ अ डिसीज पर्सन कैन नॉट बी ट्रांसफर। डिसीज पर्सन यानी जो पर्सन
नहीं रहे, ठीक है। तो अब ये जो चांस है, ये चांस का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है आपको नहीं मिले। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप लीगल एयर वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करो, क्योंकि वर्ड उन्होंने डाल दिया है चांस, कि हो सकता है आपको लीगल एयर से कोई प्रॉपर्टी मिले उनके जाने के बाद, तो आप वो अभी से ट्रांसफर मत करो जब तक प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आ जाती। ये समझाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा पहले पैराग्राफ समझाया कि जब तक आपके हाथ में ओनरशिप नहीं आएगी तब तक आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉट इवन दैट चांस कि शायद मेरे पास वो प्रॉपर्टी आएगी, वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज, हाँ हाँ, तो आपने अगर, तभी भी आप ट्रांसफर कैसे करोगे, आपके पास ओनरशिप थोड़ी, अभी 1 साल है, आपने अगर कंसिडरेशन ले लिया है तो 1 साल बाद आप बाउंड हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आप बाउंड हो कि आप उसी पर्सन को सेल करो। पर अभी सिर्फ चांस है, ठीक है। सपोज ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बी इज हिज सन, ठीक है। यहीं पे लिखती हूं, ए के पास एक प्रॉपर्टी है और बी उसका बच्चा है, ठीक है। बी इज द एयर ऑफ ए, ठीक है। ए के बाद किसको मिलेगी ना प्रॉपर्टी, बी को। सपोज ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बी इज हिज सन, तो बी इज द एयर ऑफ ए, तो चांस ऑफ एयर किसके पास है, बी के पास, ओके। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर ए, बी हैज द ओनली होप एक्सपेक्टेंसी दैट ही विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। भाई जब तक पापा जिंदा है उसके पास एक ही होप है कि पापा की प्रॉपर्टी इनहेरेंटली मुझे ही मिलेगी। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच बी होप्स टू गेट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। जब तक पापा जिंदा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ये चीज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी ट्रांसफर नहीं करेगा। अभी ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, अब नीचे देखो, बहुत ही घुमाऊ एग्जाम्पल है, ठीक है। सपोज ए कॉमा अ हिंदू हु हैज सेपरेट प्रॉपर्टी कॉमा, ठीक है, ए के पास सेपरेट प्रॉपर्टीज है, डाइज लीविंग, अब मर गए हैं वो, ठीक है, लीविंग विडो डब्ल्यू एंड अ ब्रदर एल। सबको समझ आ गया। ए पर्सन है, उसके पास सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, चला गया तो छोड़ के क्या किया, एक बीवी और एक भाई जो डब्ल्यू और एल है। एल सक्सेशन, अब हम देख रहे हैं एल के पास प्रॉपर्टी कब आएगी। एल सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। तो अब एल के पास चांस है कि प्रॉपर्टी कब आ सकती है, हिज सर्वाइविंग द विडो डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू की डेथ होने के बाद आ सकती है प्रॉपर्टी, क्योंकि पहला राइट तो किसके पास होगा, बीवी के पास। या फिर डब्ल्यू लीविंग द प्रॉपर्टी इंटैक्ट, डब्ल्यू बोलते मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, तो बी को मिलेगी ना, क्योंकि फैमिली में कौन है, डब्ल्यू एंड एल। तो 2 सिचुएशंस के हिसाब से उसका सक्सेशन डिपेंड करता है कि भाई प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब विडो चली जाएगी या फिर विडो प्रॉपर्टी छोड़ जाएगी। तो हो सकता है उसको प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिले, ये चांस वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। L has only a bare chance of succession to a property left by A. This is spec successions and therefore cannot be transferred. क्योंकि उसके पास बहुत bare और minimal chance है कि उसको property मिले, ठीक है। A transfers to B for valuable consideration his reversionary interest in a property. हमने reversion पढ़ा है, क्या होता है reversion? Reversion interest रिवर्ट बैक, तो ओरिजिनल इंटरेस्ट कम्स बैक। वर्ड याद रखा करो, रिवर्जन और रिमाइंडर में ओरिजिनल इंटरेस्ट और लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ए ट्रांसफर्स टू बी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हिज रिवर्जनरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब अभी उसको प्रॉपर्टी वापस मिलने वाली। व्हेन ए सक्सीड्स टू प्रॉपर्टी, बी स्यूज हिम फॉर पोजेशन ऑफ द सेम, मतलब जब उसके पास प्रॉपर्टी आती है तब बी क्या करता है, उस पर सूट फाइल करता है कि भाई इसका पोजेशन तो
मेरे पास आना चाहिए था। बी विल नॉट सक्सीड एज रिवर्जनरी इंटरेस्ट इज पेस्ट सक्सेशन एंड नॉन ट्रांसफरेबल। भैया अभी आपके पास प्रॉपर्टी आई नहीं है, वापस आएगी, आपने अभी से ट्रांसफर कर दिया कि मेरा रिवर्जनरी इंटरेस्ट तू रख ले, जैसी प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी लीज खत्म होने के बाद। मतलब एक अगर आपने लीज की है 5 साल की, अब प्रॉपर्टी 5 इयर्स के बाद वापस आपके पास आएगी, ठीक है। तो बिटवीन दोस 5 इयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर भी आप वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब प्रॉपर्टी आपके पास आएगी तब आप ट्रांसफर कर सकते हो। इवन इफ उसने बोल दिया था तो वो सक्सीड नहीं करेगा जब वो सूट फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्जनली इंटरेस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल। जब तक आपके पास ओरिजिनल इंटरेस्ट वापस नहीं आता तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। सो द ट्रांसफर इज वॉइड एंड बी सूट्स फॉर पोजेशन फेल्स। वो बोल देगा अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ट्रांसफर हुई थी, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, आपको कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था। सबको समझ आ गया? तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, चांस ऑफ एयर अपेरेंट स्पेस सक्सेशन। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका ओनरशिप आपके पास नहीं है, जिसका पोजेशन नहीं है, जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो चांस है कि शायद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इतने बड़े पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया, ठीक है। राइट ऑफ री एंट्री, the right which lessor has against the lessee for breach of an express conditions which provides that on its breach of lessor may re-enter is called the right of re-entry। भाई आगे अगर तूने इसे सबलेट किया तो मैं तेरे लीज में री एंटर करूंगा और प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, इसलिए हम समझा रहे हैं राइट ऑफ री एंट्री। For instance, if A leases his property to B and adds a condition, if B sublets the leased land, A will have the right to re-enter. That is, the lease will terminate if the lessee breaks the condition by subletting to third person. A ने बोला था प्रॉपर्टी लीज पे ले लो 5 साल के लिए, पर इसको आगे सबलेट मत करना, ये सब्सिक्वेंट कंडीशन लगा दी। लेकिन अगर उसने सबलेट करी तो जो लेसर है, जो ए है, वो री एंटर कर सकता है उस प्रॉपर्टी में। इसका मतलब है लीज विल गेट टर्मिनेटेड, खत्म हो जाएगी लीज आपकी और प्रॉपर्टी वापस ए के पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने थर्ड पर्सन को सबलेट कर दिया था। Thus the right of re-entry being the right of personal benefit to of any party cannot exist for the benefit of a person who has no personal interest in the land। क्यों? हमने ये तब भी पढ़ा था जब हम पढ़ते भाई मुझे थर्ड पर्सन पे भरोसा नहीं है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट मैं नहीं चाहता हूं उसमें हो, मैं तुम्हें लीज कर रहा हूं, मैं आगे वाले पर्सन पे भरोसा नहीं करता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर्सन पे, इसके लिए हमने एक राइट दे दिया, राइट ऑफ री एंट्री। मतलब कि आपके पास राइट है, आप ये चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रांट्स हिज लैंड बाय वे ऑफ लीज, बी अ limited liability company and LLP on a condition that the land should revert to A from B if the company goes into liquidation। मतलब मैंने क्या किया, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को जो कि LLP थी, तो मैंने कंडीशन लगा दी अगर लिक्विडेट हो गई तुम्हारी कंपनी तो प्रॉपर्टी मेरे को वापस देना, मतलब तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है तो प्रॉपर्टी मेरे को वापस चाहिए। Thus this is a mere right in favor of A and this right A cannot transfer to anyone as this is a personal right which cannot be exercised by only A only। अगर ये लिक्विडेट हो रही है तो प्रॉपर्टी किसके पास जानी चाहिए? ए के पास। अब ए पहले से किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, भाई वो कंपनी मेरे को तो लग रहा है कभी ना कभी इनकॉर्पोरेट होगी तो प्रॉपर्टी सी तू रख लेना, जैसे इनकॉर्पोरेट होगी, ये तुम्हारा पर्सनल राइट है, ये तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। But if A transfers the whole of interest in the land including the right of re-entry to C, then the right of re-entry is a legal incidence of the property and can be validly transferred along with the property। जब आपके पास आ जाएगा, जब आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगा, जब आपके पास वो राइट वापस आ जाएगा, तब आप सी को ट्रांसफर कर दोगे तो वो वैलिड ट्रांसफर ही है, ठीक है। राइट ऑफ री एंट्री एक एग्जाम्पल है लीज का, ठीक है। बेसिक वर्ड समझो, सब्सिक्वेंट कंडीशन जो हमने लगाई है वो राइट मेरा है। अगर अब
सब्सिक्वेंट कंडीशन हमने ऐसी भी पढ़ी है कि भाई इसमें आगे स्टोरी मत बनाना, इसमें आगे पेड़ मत काटना, ठीक है, अगर तूने ये किया तो प्रॉपर्टी मेरी वापस हो जाएगी, ये कंडीशंस है। अब अगर ऐसी कंडीशंस आप लगा रहे हो तो वो जो राइट है अगर वो चीज होती है, अब वो कंडीशंस आप ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई तू लिक्विडेट होगी तो मेरे पास आना, वो नेगेटिव कंडीशंस थी, स्टोरी बनाना, फार्म बनाना, ये पॉजिटिव कंडीशंस है, भाई सबलेट करेगा तो प्रॉपर्टी में वापस ले लूंगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, अगर प्रॉपर्टी दी है, उसने बोला इसमें जो करना है करना, रेंट पे मत चलाना, ठीक है, एक एग्जाम्पल चला सकते हो आप, आपके पास ओनरशिप है, पर एग्जाम्पल अगर रेंट पे प्रॉपर्टी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कोई और यहाँ पे रह रहा है, आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे, ठीक है, तो अगर रेंट पे प्रॉपर्टी दे दी तो राइट ऑफ री एंट्री इन द प्रॉपर्टी, दैट पर्सन कैन री एंटर इन द प्रॉपर्टी, कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप ये राइट किसी को ट्रांसफर मत करो कि मेरी जगह ना तू री एंटर हो जाना और ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप ले लेना। जब मैं री एंटर हो जाऊंगी और फिर प्रॉपर्टी मेरी आ जाएगी, उसके बाद मैं किसी को ट्रांसफर करूं वो चलेगा। ये जो राइट ऑफ री एंट्री है ये मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। वो लिक्विडेट हो रहा था, ठीक है, तो लिक्विडेट हो रहा था तो आपकी कंपनी खत्म हो रही है, अब लिक्विडेशन होता है तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज बिकती हैं, पब्लिक ऑक्शंस होते हैं, बैंक को जाती है, तो वो बोल रहे हैं लेकिन मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, इन केस यू गेस लिक्विडेट तो प्रॉपर्टी वापस मेरे को ही जाना है, ये मेरा री एंटर है, जैसे लिक्विडेट होगा ए री एंटर हो जाएगा, भाई वो वाली प्रॉपर्टी मेरी है, बाकी तुम्हें जो पब्लिक ऑक्शन बैंक को जिसको देना है तुम दो, वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट रखा है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट, क्या लगता है ईजमेंट में मैंने बताया था राइट ऑफ वे, लाइट, फेरीज, ये सारे राइट्स आप किसी को और ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखो ये ऐसे टाइप के बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पे राइट ऑफ एंट्री है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है समझो स्नेहा की, ये है नम्रता की और ये अंशिका की, ठीक है। अब सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, जब स्नेहा ने खरीदी थी तो उसके एंट्रेंस पे थोड़ा सा पार्ट नम्रता का आ रहा था, ठीक है, तो स्नेहा और नम्रता ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, नम्रता ने बोला पर मंथ 500 रुपीज देना और अपने घर में एंटर होना, मैं तुम्हें राइट टू वे दे रही हूं, ठीक है, क्या दिया उसने, राइट टू वे, ठीक है। अब जब नम्रता के स्नेहा और अंशिका ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे साथ में एक और बिल्डिंग है, किसको चाहिए ये वाली बिल्डिंग, हाँ दिव्यांश को दे देते हैं, चलो द ओनली गाय, ठीक है। अब दिव्यांश को भी राइट टू एंट्री के लिए किस किस से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्नेहा से, नम्रता से, अंशिका से भी। जब अंशिका ने ये बिल्डिंग ली थी तो उसने नम्रता से और स्नेहा से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बहन मेरे को ऊपर जाने के लिए तेरा राइट टू वे लगेगा, तो इन दोनों ने बोल दिया कि 500 ईच मुझे देना, तो यहाँ पे 500 और यहाँ पे 500, तो वो स्नेहा को भी 500 देती है, नम्रता को भी पर मंथ 500 देती है और उसको एक राइट टू वे मिल गया अपनी बिल्डिंग में जाने के लिए। अब जब दिव्यांश आया, ठीक है, दिव्यांश ने बोला कि स्नेहा मेरे को राइट टू एंट्री चाहिए, स्नेहा ने बोला अरे मेरा नम्रता से कॉन्ट्रैक्ट है तू चला जा। जब नम्रता के पास गया, नम्रता ने बोला कि मेरे पास अंशिका से कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे 500 रुपीज देती है, तुम चले जाओ, मतलब अंशिका ने बोल दिया कि नम्रता वाली साइड पे मैं पैसे देती हूँ, तुम आ सकते हो। तो एक्चुअल में क्या हुआ, राइट किसका है यहाँ पे, ऊपर जाने का अंशिका का है और नम्रता का है, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तुम लोगों ने, तुम लोग सामने वाले को ऐसे समझो, स्नेहा किसको पे करती है, नम्रता को, तो स्नेहा का ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो ये राइट किसी और को ट्रांसफर करी कि मैं 500 पे करती हूँ, तुम भी चले जाओ इसी कॉन्ट्रैक्ट में, तुम्हारे पास ये राइट है, तुम भी राइट टू वे ले लो। नम्रता आई कि एक्सक्यूज मी आप कौन, ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे पास राइट टू वे है, यहाँ पे 500 रुपीज मेरी फ्रेंड देती है तो मेरे पास राइट टू वे है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है स्नेहा के साथ। नम्रता बोलेगी सॉरी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ है, उनके घर में एंट्री लो, ऊपर जाने के लिए आपको मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। फिर ऐसी अंशिका भी नहीं बोल सकती कि तुम्हारे पास नीचे से कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम ऊपर जा सकते हो, तुम्हें मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी बिल्डिंग में जाने के लिए। तो ये जो राइट टू वे है ये आपका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है किसी इंडिविजुअल्स के साथ जो आपको रास्ता दे रहे हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, तो ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आपका राइट है, ये आप रखो। अगर उस पर्सन को और राइट चाहिए तो वो वापस नम्रता के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंशिका के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर अपनी बिल्डिंग में जा पाएगा। ठीक है। An easement is right enjoyed by the owner of the land over the land of another। तो ओनर ऑफ द लैंड को राइट मिलता है दूसरे के लैंड पे एक राइट एंजॉय करने के लिए, जैसे कि राइट टू वे। इसमें लैंड स्नेहा का भी था और थोड़ा बहुत नम्रता का भी था। ठीक है। तो सच एज राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ सपोर्ट, राइट ऑफ फ्लो ऑफ एयर और water। Section 4 of Easement Act defines easement as a right which the owner or occupier of certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of the land। जो हमने देखा भैया, हमने ये राइट लिया था ताकि हम एंटर हो सके। टू डू एंड कंटिन्यू टू डू समथिंग, या फिर कोई चीज रोकने के लिए। टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन इन और अपॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर और नॉट हिज ओन लैंड। मतलब आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लैंड पे आपको जाने का रास्ता चाहिए। तो या तो टू एंटर या राइट टू वे मिल रहा है, या फिर नॉट टू बिल्ड टू मोर स्टोरीज, तो हम आपको प्रिवेंट करते कि ये चीज आप मत करना। ये भी एक राइट है आपका जब आप किसी को रोक रहे हो कि ये काम मत करना ताकि मुझे फ्लो ऑफ वाटर मिले, फ्लो ऑफ एयर मिले और लाइट मिले। ठीक है। तो ये राइट आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये पहले उन्होंने समझाया कि ईजमेंट क्या होता है। एंड ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट टू एंजॉय अ प्रॉफिट आउट ऑफ लैंड ऑफ अनदर, जैसे कि उसको 500 रुपए मिल रहे थे क्योंकि मेरे लैंड पे वो एंजॉय कर रहे थे। एंड ईजमेंट एग्जिस्ट फॉर अकोमोडेशन एंड बेटर एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड विच इज अनेक्स्ड। मतलब आपको लैंड भी मिल रहा है और एक राइट टू वे भी मिल रहा है, तो ये एक अनेक्स्चर है उसके साथ आपको, जो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक लैंड मिला है। The land owned by the possessor of the land and is known as dominant tenement and the land over which the right is enjoyed is known as servient tenement। जो लैंड आपका है वो उसके ओनर आप हो। जो आपको राइट मिल रहा है नम्रता की प्रॉपर्टी में जाने के लिए और अंशिका को मिल रहा है नम्रता और स्नेहा दोनों की प्रॉपर्टी में जाने के लिए, वो सर्विनियंट टेनेंटमेंट है। ठीक है। क्योंकि वो राइट ऑफ ईजमेंट है। और जो आपका खुद की ओनरशिप है वो आपका ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो आपकी ओनरशिप राइट है। An example of an easement confers no proprietary rights on its owner। उसके आप ओनर नहीं बन जाते हो जब आपको ईजमेंट मिलता है, ओनर तभी भी नम्रता रहेगी। It cannot be transferred apart from the land itself। आप चाहो तो ये लैंड ले सकते हो, पर ये राइट टू वे के लिए आपको नम्रता से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। For example, right of certain villagers to bath in another tank cannot be transferred। भाई हम सब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि नहाने जा सकते हैं, आप कि अगर जाना है तो आप वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करो। Similarly, if A the owner of the house X has the right of way over adjoining plot of the land belonging to B। जो मैंने अभी बताया joining plots थे, ठीक है, वो किसको बिलोंग करते थे? B को। He cannot transfer the right of way to C। C को नहीं बोल सकते कि तुम भी, जो दिव्यांश को, कि तुम भी जाके right to way यूज कर सकते हो। If he transfers the house itself to C, the easement is also transferred to C। अब अगर ये ट्रांसफर हो गया तो नम्रता की परमिशन के साथ ईजमेंट वाला भी ट्रांसफर कर दो, पर ये 500 वाली बात फिर उस पर्सन के पास चली जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट नया अमृता के साथ होगा और उसको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर नम्रता कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती है, मैं इस पर्सन को नहीं दूंगी, तो वो स्नेहा की प्रॉब्लम है कि वो नम्रता को मनाए कि भाई मैं तो ये हाउस बेच रही हूँ तो राइट ऑफ ईजमेंट भी उसको मिलना चाहिए, तुम्हें 500 से मतलब है, तुम 500 से मतलब रखो। ठीक है। An easement is the right enjoyed by the owner of the land। यही An easement is the right enjoyed by the owner of the land over the land of the another। ओनर ऑफ द लैंड कौन है? स्नेहा। एंजॉय कहां कर रही हो? अपनी प्रॉपर्टी में। लेकिन जो ईजमेंट वाला राइट है वो तुम्हें नम्रता की प्रॉपर्टी में भी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम राइट टू वे मिल रहा है। ओके, तो ओवर अनदर लैंड। डी सी डी ई हम एक बार कल देखेंगे। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स है, उनके लिए भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए।
पहला हमने क्या पढ़ा, चांस ऑफ एयर अपेरेंट मतलब स्पेस सक्सेशन, दूसरा हमने पढ़ा राइट टू री एंट्री और एक ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट। तीनों चीजें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को कुछ डाउट, कुछ डाउट है कुछ? नहीं। दिशा क्यों नहीं आ रही, दिशा? वो शादी में दिखेगा। मैंने